क्योंकि अब अमेरिकन सोच रहे हैं कि ये ईरान के खिलाफ है, ये इसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है। अरे ये किसी के खिलाफ नहीं है। ये अगर खिलाफ है किसी के, तो रीजन में जो मिस्चीवियस कंट्री है, जो टेररिस्ट कंट्री है, वो है इसराइल, ये उसके खिलाफ है और इसराइल को मैसेज मिल गया है। अभी बात आती है भारत की। जहां तक भारत का ताल्लुक है, देखिए पाकिस्तान की जो 4 दिन की क्लैश हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में, वो एक खिड़की थी, वो एक विंडो थी। तो प्रवीण साहनी जी यहाँ हैं और मैंने उनसे बहुत गुजारिश करके ये वक्त लिया है आप लोगों के लिए। प्रवीण जी, इससे पहले कि मैं बाकी मुद्दों पर आऊँ, सबसे पहले आपका फर्स्ट रिएक्शन मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा डिफेंस एग्रीमेंट है इन तीनों मुल्कों के बीच में। याद करिएगा कि जब लड़ाई शुरू हुई थी 28 फरवरी को, तो उसके बाद मार्च और अप्रैल के महीने में ये 4 मुल्क थे जिसको क्वाड बोला जा रहा था कि वो एक साथ आ गए थे। वो 4 मुल्क थे पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की और सऊदी अरेबिया। ये चारों एक साथ आ गए थे और उनका काम क्या हो रहा था, वो क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे थे। देख रहे थे कि जितने भी खाड़ी मुल्क है वो किस तरीके से शांत करे जा सके। तो अभी जैसे मैंने आपके पिछले प्रोग्राम्स में भी बताया है, ये एक कोशिश थी ईरान की, जो 29 जून को ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरागची, उन्होंने खुलेआम बोली थी अपने दौरे रशिया और चाइना करके बाद। जब वो वापस आए थे तो उन्होंने बोला था कि ज़रूरत हमें है वेस्ट एशिया में एक नए रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की। तो वो जो 4 कंट्रीज थी, उनमें से 3 कंट्रीज अब फॉर्मली आ गई हैं एक साथ इस रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में। और ये फ्रेमवर्क जो है बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप देखिएगा इस फ्रेमवर्क में कुछ खास बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये बात कर रहे हैं अबाउट कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए है। इसके अंदर क्या होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी में, कि जो आपके आपस के मसले हैं वो आप बातचीत से हल करिए, और साथ में ये भी देखिए कि आपकी सिक्योरिटी तो आप चाहते हैं पर दूसरी की सिक्योरिटी का नुकसान ना करें। मिसाल के तौर पे जो ये अभी लड़ाई चल रही है सऊदी अरेबिया और यमन, ये हूतीस के बीच में, पर इसका हम आगे और बात कर सकते हैं। तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी तो एक बात हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जब अमरीकी फौजें वेस्ट एशिया से बाहर चली जाएंगी, ये उसकी तैयारी हो रही है और इसमें पाकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और दूसरा इसमें इशू है कलेक्टिव डिटरेंस का। कलेक्टिव डिटरेंस का मतलब ये होता है कि आप एक साथ हैं, आपके जो दुश्मन हैं, अब इस केस में दुश्मन कौन है, इजराइल है। आपके दुश्मन को पता होना चाहिए कि अगर आप एक पे हमला करते हैं तो सब पे हमला है। इसका अमेरिका से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। ये तो बल्कि वो अरेंजमेंट है जो ईरान के इनिशिएटिव से, पाकिस्तान की मदद से, चाइना और रशिया की बैकिंग से क्रिएट करा जा रहा है रीजन की शांति, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए। ये एक अलग चीज़ है और इसके अंदर जो है सारे के सारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको इनवाइट करा जा रहा है कि आप शिया सुन्नी में तकसीम मत करिए अपने आप को, सब एक साथ इसमें काम करिएगा। तो ये तो बहुत मुख्तसर जो है ये इसके बारे में बात हो गई। मुझे हैरानी हो रही है कि आप ये कह रहे हैं कि इसको शिया सुन्नी में ना देखा जाए। कई वेस्टर्न कमेंटेटर्स को सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, और वो ये कह रहे हैं कि इसको ईरान के खिलाफ देखा जाए, कि एक सुन्नी एक तरह का अलायंस है ये, एक शिया ईरान के खिलाफ। तो पहली बात तो क्या इसको क्लियर होना चाहिए, और आप ये कह रहे हैं कि ईरान की इसमें रजामंदी है, तो ये बात मुझे हैरान करती है। दूसरा एक पक्ष जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ वो ये कि इस पूरे जो मुआहिदा हुआ है इसमें जो धर्म का पक्ष है उसको आप अगर ना भी देखना चाहें तो ये तीनों देश ऐसा लगता है कि इसको पेश करना चाहते हैं कि एक तरह का ये सिक्योरिटी, लेकिन साथ साथ एक धार्मिक रिलीजियस अलायंस है, ये 3 इस्लामिक मुल्कों का अलायंस है। क्योंकि फिर एक वेस्टर्न कमेंटेटर ने ये कहा कि अगर आप इसको इस तरह से पेश करना चाहते हैं, उसको बाकायदा मक्का अकॉर्ड कहा जा रहा है, तो और बाकायदा तीनों देशों के नेता जाके नमाज पढ़ रहे हैं, वहां पर दिख रहे हैं, यानी विजिबली इसको दिखाने की कोशिश हो रही है कि ये एक तरह का मुस्लिम अलायंस है। तो फिर कल को फिक्र इस बात के लिए नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई नॉन मुस्लिम अलायंस या एंटी मुस्लिम कंट्रीज अलायंस भी बनने लगे, क्योंकि अगर आप अपने को मुसलमान की तरफ पेश करेंगे तो आपके खिलाफ भी उस तरह की राजनीति हो सकती है। देखिए, पहली बात तो ये है, ये अलायंस नहीं है। अलायंस का मतलब होता है मिलिट्री अलायंस। समझने की कोशिश करिए, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी है और ये मक्का में हुआ था, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है मक्का जॉइंट डिफेंस अग्रीमेंट। अगली बात ये है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो है, मैं आपको अब डेट्स ही बता देता हूँ कि मैं इस नतीजे पे क्यों पहुँचा हूँ। और वो डेट्स बताने से पहले जो आपके वेस्टर्न कमेंटेटर्स बोल रहे हैं उनको बताइएगा, सबसे पहले जाके 7 अगस्त का जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है उनका जो प्रेस नोट आया है उसको ध्यान से पढ़े और समझे।
और उसके बाद उनको ये भी बोलिए, जो टर्किश प्रेसिडेंट है एर्दोगान, उन्होंने अपने कमेंट भी किए हैं इसके ऊपर, उसको इसके साथ पढ़िएगा तो बात एकदम साफ हो जाती है। तो ये कोई नई बात नहीं हुई है। देखिए, ऐसा था कि 28 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई थी। हम जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल ने धोखे के साथ ईरान पे हमला किया था। उसके बाद फर्स्ट फेज जो थी इस लड़ाई की, वो 8 अप्रैल को ख़त्म हो गई थी। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि 27 अप्रैल को अब्बास अराक्ची जो है वो रशिया गए थे। वहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में उनकी 1.5 घंटा मुलाकात हुई प्रेसिडेंट पुतिन से। उसके बाद वो वापस आए और 6 मई को फिर अब्बास अराक्ची गए थे चाइना। वहाँ उनकी मुलाकात हुई वांग ही के साथ। उसके बाद ये जब वापस आ गए तो 17 जून को, याद करिएगा, MOU साइन हुआ था। और जो ईरान है, ईरान ने उस MOU का नाम ही रख दिया था इस्लामाबाद MOU। और उसका नाम इसलिए रखा था क्योंकि उनको मालूम था कि इस्लामाबाद को इस MOU को आगे ले जाने में बहुत बड़ा काम करना होगा। आगे कहाँ ले जाना है, अभी आता हूँ। उसके बाद देखिएगा, 17 जून को ये MOU साइन हुआ है और 23 जून को ईरान के जो प्रेसिडेंट पेजेश्कियन है वो स्टेट विजिट पे पाकिस्तान गए थे। और पाकिस्तान में उनकी बहुत बातें हुई और उसमें एक बात ये हुई होगी, रजामंदी लेनी पाकिस्तान की, जो अराक्ची सोच लाए थे नए वर्ल्ड ऑर्डर की अपने चीन और रशिया के दौरे के बाद। जब वहाँ रजामंदी मिल गई, उसके बाद 29 जून को अराक्ची ने पब्लिक अनाउंसमेंट करी है न्यू रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की, जिसमें अराक्ची ने 2 बातें बोली हैं कि इस फ्रेमवर्क के अंदर बाहर की जो मिलिट्री पावर्स हैं दे विल बी एक्सक्लूडेड, वो इसमें शामिल नहीं होंगी इस रीजनल फ्रेमवर्क में। और दूसरी बात ये बोली उन्होंने कि जो ये रीजनल नेशंस हैं वो आपस में मिलके ये सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाएंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 4 मुल्क थे जो मैं बता रहा था, जो इनफॉर्मल क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे थे, जिसको क्वाड बोला जा रहा था, जिसको बोला जा रहा था ये क्वाड अलायंस है। देखिए, ये वेस्टर्नर्स की प्रॉब्लम है, वो हर चीज़ को अलायंस बोलते हैं। अलायंस का मतलब होता है कलेक्टिव डिफेंस, एब्सोल्यूट सिक्योरिटी। इसका मतलब ये होता है कि जो मेरी सिक्योरिटी है वो 100% होनी चाहिए, आपकी सिक्योरिटी की मुझे कोई परवाह नहीं है। अलायंस जो होती है वो लड़ाइयाँ लड़ते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी में ये नहीं है, इसमें दोनों की सिक्योरिटी को ध्यान में रखना पड़ता है, तो मिडिल रास्ता निकालना पड़ता है, बातचीत से मसले हल करने पड़ते हैं। ये नई सोच है जो अराक्ची लेकर आए थे अपनी विजिट रशिया और चाइना के बाद। और इसके अंदर फिर हमने देखा है अब पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 13 जुलाई को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये टर्की गए थे और टर्की में जाके इनकी वहाँ बातचीत हुई टर्की प्रेसिडेंट के साथ, सीनियर मिलिट्री कमांडर्स के साथ। और ये वहाँ से जब सबकी तीनों पार्टीज की रजामंदी हो गई, उसके बाद ये अब इन्होंने साइन किया है। जहाँ तक इजिप्ट का ताल्लुक है, जो बातचीत हो रही है, टर्किश के फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि इजिप्ट भी इसको शामिल करेगा आने वाले वक्त में। मेरे हिसाब से वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। इजिप्ट का इसलिए मुश्किल रहेगा क्योंकि ये एक फॉर्मल अग्रीमेंट है और इजिप्ट ने कैंप डेविड अकॉर्ड जो साइन किए थे 1979 के साथ, इजराइल के साथ, उसके तहत जो है कुछ क्लॉजेज हैं। तो इजिप्ट कोई भी ऐसी अरेंजमेंट में नहीं जा सकता जो इजराइल के खिलाफ हो। अब कैसे, तो कहने का मतलब ये है, मुझे मालूम नहीं आपके क्या फॉरेन कमेंटेटर्स बोल रहे हैं, इसका कोई अमेरिका से लेना देना नहीं है। ये अमेरिका की बेसिस आप देख लीजिए वो खाली हो रही हैं, हम देख रहे हैं। उनकी जो 19